Hello, my dear students. This is Ejaz Sir's Maths Academy, and I am Ansar Sir. This is our third lecture on space missions. I would first like to show you the text that we are going to study today, and then we will proceed. See that medium Earth orbit. You should pause the video and once go through the text. This additional information. These two numerical questions are given here. Remember, we will deal with the questions and answers, numerical questions and their solutions in a separate lecture. I will teach you the tricks to solve the numerical questions in the minimum possible time. This is our satellite launch vehicle. And the last two pages. Moon missions. These are our Indian astronauts, the pride of our nation. India and space technology. Additional information about Dr. Vikram Sarabhai. And the tail end, the last topic of the chapter, space debris and its management. Books are my friends. Alright students, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को. सो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, वी हैव ऑलरेडी डन हाई अर्थ ऑर्बिट्स. एक बार फिर ध्यान से समझ लो. दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. This is the surface of the earth, and from the surface of the earth, this distance is 35,780 kilometers. अर्थ के सरफेस से 35,780 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, ये अर्थ के सरफेस से है. रिमेंबर, नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से. इस ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो हम इस ऑर्बिट को कहेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट. हाई मतलब इट्स एल्टीट्यूड, इट्स height is very high from the surface of the earth, 35,780 किलोमीटर्स. अब इतना दूर हम क्यों भेज देते हैं सैटेलाइट को? तो हमको मालूम है जितनी वेलोसिटी से सैटेलाइट गोल घूम रहा है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो क्रिटिकल वेलोसिटी इसकी कितनी होती है? तो इट इज 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड. The critical velocity, the velocity with which this satellite will revolve around the earth at this particular height will be 3.08 kilometers per second. और इतनी वेलोसिटी से इतनी हाइट पर सैटेलाइट घूमेगा तो उसको एक चक्कर मारने के लिए 24 आवर्स लगेंगे. और 24 आवर्स लग रहे इसलिए हम उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह रहे हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कह रहे हैं. बिकॉज जितने देर में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती उतने ही समय में ये एक अर्थ का रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है. इसलिए हमको हमेशा हमारे सामने दिखाई देता है 24 घंटे. तो एक सैटेलाइट 120 डिग्रीज की अर्थ पर पूरा ध्यान रखता है, दूसरा वाला 120, तीसरा 120. यानी मिनिमम अगर हम पूरे अर्थ पर ध्यान बनाए रखना चाहते हैं तो हमको मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए. ठीक है, उससे ज्यादा रहे तो और अच्छी बात है. इसके बारे में मैंने अपने इससे प्रीवियस लेक्चर, इसी चैप्टर के सेकंड लेक्चर में मैंने ये सब आपको एक्सप्लेन करके दिया है. अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट किसको कहते हैं? तो सी ये जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट,
दिस इज 2000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो हाइट है मैंने रेड कलर से जो बना रहा हूं मैं, द डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर दूर, और ये 3780 किलोमीटर, इसके बीच में कहीं अगर कोई ऑर्बिट बनता है, यहां अगर कोई ऑर्बिट बनता है, आई थिंक आई शुड शेड दैट रीजन। ऑलराइट स्टूडेंट, सी सो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट कहां पर रिवॉल्व होता है? व्हाट इज हाई अर्थ ऑर्बिट? सो हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो होते हैं वो कहां रिवॉल्व होते हैं? वो रिवॉल्व होते हैं इस ब्लैक लाइन के रीजन में, ये वाला। एंड ब्लैक वाला जो ऑर्बिट है, दिस ब्लैक ऑर्बिट वी कॉल इट हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। एंड दिस ऑर्बिट एक्चुअली मैंने उसको 2 डायमेंशनल में ड्रॉ किया, 3 डायमेंशनल जैसा मैं नियरली आपको बुक में दिखा दूंगा। ये ऑर्बिट में कौन सा सैटेलाइट रिवॉल्व होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और अगर कोई सैटेलाइट के ग्रीन रीजन में कहीं भी रिवॉल्व हो रहा है इन एनी ऑर्बिट, चाहे वो ये वाले ऑर्बिट हो या कहीं रेड वाले ऑर्बिट और ब्लैक वाले ऑर्बिट के बीच में कहीं पर भी अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व होता है इन एनी सर्कल, समझ रहे हो? अगर ब्लैक वाली सर्कमफरेंस पे अगर रिवॉल्व हो रहा है ये वाली, तो हम कहेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और ये रेड वाला सर्कल और ब्लैक वाले सर्कल के बीच में कहीं भी कोई भी और एक सर्कल बना देते हैं हम, और वहां अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व होता है तो हम उस ऑर्बिट को कहते हैं, आई थिंक आई शुड यूज अ कलर, उसको हम कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मतलब एक सैटेलाइट अगर यहाँ रिवॉल्व हो रहा है तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ रिवॉल्व हो रहा तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ रिवॉल्व हो रहा तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मतलब ग्रीन वाले रीजन में कहीं भी अगर हम कोई ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं और वहां सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, तो दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और उसका हाइट कहाँ रहता है? सो इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट orbit above the earth surface is between 2000 kilometers and 35780 kilometers, the orbits are called medium earth orbits. The geostationary satellite orbits above the equator. आपको मालूम है geostationary satellite जो होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है। मतलब अगर ये हमारी अर्थ है, if this is the earth, तो geostationary satellite कैसे ऑर्बिट में घूमता है मालूम है? geostationary satellite ऐसे ऑर्बिट में घूमता है, इधर से आके ऐसा, मतलब हॉरिजॉन्टल समझ लो। इफ दिस इज द अर्थ, आई डोंट हैव एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हियर, इमेजिन कर लो कि ये हमारी अर्थ है, और एंड यू ऑल नो दैट दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है, और उसका डिस्टेंस होता है 35,780 किलोमीटर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में घूमता है, तो वो अर्थ के पोलर रीजन को कवर नहीं करता। इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू देन, तो हम क्या करते हैं, देखो, द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स अबव द इक्वेटर, इक्वेटर के प्लेन में घूमता है वो। दीज आर देयरफॉर नॉट यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पोलर रीजन। हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल का स्टडी करना है, ठीक है। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल है, लेकिन सैटेलाइट वर्टिकली नहीं घूम रहा, नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर वर्टिकली नहीं घूम रहा है, तो हॉरिजॉन्टली घूम रहा है और इक्वेटर्स के पास से जा रहा है और डिस्टेंस भी बहुत है, तो पोलर रीजन का ये कुछ कवर नहीं करेगा। पोलर रीजन में क्या हो रहा है ज्योग्राफी, वो हमको नहीं मालूम पड़ेगी। For this purpose, elliptical medium earth orbit passing over the polar regions are used. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पोलर रीजन पे से भी सैटेलाइट को ऐसा वर्टिकल, ये देखो ऐसा, नॉर्थ साउथ पोल से भी सैटेलाइट ऐसे चक्कर लगाता है अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से सैटेलाइट चक्कर लगाता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। These orbits are called polar orbits. और ये जो वर्टिकल, जो हम नॉर्थ पोल साउथ पोल पर से जो सैटेलाइट जिस रास्ते से गोल घूमता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, उसको हम पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। इन दिस ऑर्बिट्स द सैटेलाइट्स कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 2 to 24 आवर्स। कोई 2 घंटे में चक्कर कर लेते, कोई 4 घंटे, 5 घंटे, और कोई को 24 घंटे भी लग सकते हैं अगर हाइट उसकी ज्यादा हो। वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर कि जितना सैटेलाइट अर्थ से जितना दूर रहेगा, जितने दूर के ऑर्बिट में घूमेगा, उतना उसको एक चक्कर मारने ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उसका ज्यादा रहेगा। Some of these satellites, some of the medium earth orbit satellites revolve in circular orbits at a height of around 20,200
20,200 kilometers above the Earth's surface. GPS, Global Positioning Satellites revolve in such orbits. 20,200 kilometers, 20,200 किलोमीटर ऊंचाई पर जीपीएस वाला सैटेलाइट रहता है। यू नो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जब अपन कार चला रहे या मोबाइल फोन में गूगल से अपन एड्रेस ढूंढ रहे तो वो एड्रेस ढूंढने में ये सैटेलाइट हमारी मदद करता है। लो अर्थ ऑर्बिट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज लो अर्थ ऑर्बिट। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, तो कोई सैटेलाइट अगर 180 किलोमीटर ऊपर से, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से 180 किलोमीटर, यानी ये जो ब्लैक कलर का रीजन बना रहा हूं मैं, इस ब्लैक रीजन में कोई सैटेलाइट नहीं घूमेगा क्योंकि अर्थ के इतने पास घूमना अलाउड नहीं है, 180 किलोमीटर तक नहीं घूमेगा। तो अर्थ के सरफेस से 180 किलोमीटर तक कोई सैटेलाइट नहीं घूमेगा। फिर 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के रेंज में कोई भी रह सकता है। अर्थ की सरफेस से 180 और अर्थ की सरफेस से 2000, इसके रेंज में ये जो व्हाइट एरिया है, दिस व्हाइट एरिया में अगर कोई सैटेलाइट घूमता तो हम इसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट, जो व्हाइट रीजन शो किया मैंने। If the height of the satellite orbit above the Earth's surface is between 180 kilometers and 2000 kilometers, the orbits are called low Earth orbits. The satellites used for scientific experiments and atmospheric studies revolve in low Earth orbits. और आपको मालूम है ये जो 180 किलोमीटर से ऊपर घूम रहे हैं, तो यहाँ तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर तो नियरली 400 किलोमीटर ऊंचाई तक रहता है अर्थ के सरफेस से। तो लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ही पास में घूम सकता है, यानी उससे थोड़ा ऊपर। द सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट्स। डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ देयर ऑर्बिट्स दे कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन अराउंड 90 मिनट्स। लगभग 90 मिनट्स में, डिपेंडिंग ऑन हाइट, किसी को 90 मिनट्स लग सकते हैं, किसी को कम या किसी को ज्यादा लग सकता है, लेकिन अर्थ के बहुत पास से अगर घुमा रहे तो नियरली 84-90 मिनट्स में एक चक्कर हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप ऑल्सो रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट्स। हाँ, एडविन हबल के नाम से टेलीस्कोप, उन्होंने जो टेलीस्कोप लगाया है सैटेलाइट में, वो भी घूम रहा है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा हमको उससे मिला है। हबल टेलीस्कोप से हमको ये भी पता चला है गैलेक्सीज वगैरह दूर जा रही है और ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, स्टार्स वगैरह एक दूसरे से सब दूर जा रहे हैं। तो फिजिक्स कहता है कि जब अर्थ बहुत, दुनिया एक जगह थी, सब एक बिग बैंग, एक सब क्लाउड पूरा डस्ट एक जगह था, एक ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ और स्टार्स गैलेक्सीज सब एक दूसरे से अभी दूर जा रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो पास आएंगे और वो टकरा जाएंगे। जिस दिन ये सब दूर जाकर फिर से वापस आके टकरा जाएंगे, उसी को कयामत का दिन, उसी को महाप्रलय का दिन, उसी को जजमेंट डे कहा जाता है। तो फिजिक्स कहता है कि ये दुनिया एक ऑसिलेशन है, एक बार दूर गए सब स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह और फिर से वापस आ भिड़ गए, ऐसा हो जाएगा। तो और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, तो ये एक नियरली समझो 5 बेडरूम हॉल किचन वाला फ्लैट जैसा है, जो ऊपर ले जाके उसको डिजाइन किया गया। पहले ऊपर स्पेस पे भेजा गया, फिर उसको वहाँ क्या तो लोकल लैंग्वेज में कहता नट पेंचिस पाना कस के वहाँ रूम्स तैयार किए गए और वो अर्थ के अराउंड गोल चक्कर लगा रहा है। जो भी एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं स्पेस में रिसर्च करने के लिए, तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ठहरते हैं। वहाँ ट्रेडमिल होती है, दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने का इंतजाम होता है, खाने पीने का इंतजाम होता है, आराम करने का इंतजाम होता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सभी कंट्रीज के लिए है, उन सभी कंट्रीज का रोल है इसमें, नासा वैसे कंट्रोल करता है उसको। और ये एक समझो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो अर्थ के ऊपर गोल चक्कर लगा रही है। वहां जाकर स्पेस में लोग जाते, वेटलेसनेस फील होता है और बहुत मजेदार चीज है वो। फिर आई थिंक आई शुड शो यू, मैंने ऑलरेडी वैसे आपको दिखा दिया, लेकिन ये डायग्राम, इसको पिक्चर को देख लो अच्छे से ताकि आपको और समझ में आ जाए कि देखो हाई अर्थ ऑर्बिट जो वो इक्वेटोरियल प्लेन में, ये वाला हाई अर्थ ऑर्बिट हॉरिजॉन्टल है। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये देखो MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के ऊपर से जा रहा है। और लो अर्थ ऑर्बिट जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है इक्वेटोरियल में, लेकिन अर्थ से नज़दीक है। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कोएब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे मेड अ स्मॉल सैटेलाइट, इन्होंने बहुत छोटा सैटेलाइट बनाए और उसको स्पेस में भेजे इसरो की मदद से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मदद से 2016 में लॉन्च किए। इस सैटेलाइट को उन्होंने नाम दिया स्वयं यानी सेल्फ, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाए थे ये, और सिर्फ 1 किलो का सैटेलाइट है ये। अर्थ के 515 किलोमीटर ऊपर ये सैटेलाइट गोल घूम रहा है। ये बहुत अपने लिए गर्व की बात है, अपने इंडिया के और खास करके नज़दीक में पुणे के स्टूडेंट्स ने ये सैटेलाइट बना के स्पेस में भेजे है। इसका मेन एम है पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सर्विस होना चाहिए।
ठीक है, लोगों को मैसेजेस जो है पॉइंट टू पॉइंट जगह बराबर सही जगह पर जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है, को बल्क मैसेजेस वगैरह भेजते हैं। लेट्स सी नाउ पेज नंबर 140। द नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च, सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने वाला व्हीकल, और अपन इसी व्हीकल को अपनी इजी लैंग्वेज में बोलते हैं रॉकेट। रॉकेट के ऊपर सैटेलाइट को रख के स्पेस में कैसे भेजते हैं, तो सी पेज 140। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट्स इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। तो सैटेलाइट जो होता है वो, मैं रिमेंबर आई एम ड्राइंग अ रफ डायग्राम। ये देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये एक सैटेलाइट है, इसको हमको स्पेस में घुमाना है ऊपर ले जाके, और इसके नीचे क्या करेंगे हम, तो यहां हम फ्यूल टैंक्स लगा देते हैं। अब माय ड्राइंग इज नॉट अप टू द बेंचमार्क, आप इमेजिन कर लो। सो दीज आर द फ्यूल टैंक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फ्यूल टैंक्स है, ठीक है, हम इसको स्टेज बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में हम लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, हमको नहीं पढ़ना है। अगेन सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं हम, एंड इन द फोर्थ स्टेज वी विल यूज लिक्विड फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन होती है वहां, और साथ में ऑक्सीजन भी लिक्विड स्टेट में होता है, ताकि लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का काम आपको मालूम है जलाना, ऑक्सी का मतलब ऑपोजिट होता है, जल यानी जनरेट होता है। तो लिक्विड ऑक्सीजन वहां जल, वो हाई प्रेशर में होती है, फिर वो गैसियस फॉर्म में आके हाइड्रोजन को जलाती है, और आपको मालूम है हाइड्रोजन जलने में नंबर 1 गैस है, तो वो गैसेस जलती है। फिर ये बचपन में आपने 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि यहाँ से हॉट गैसेस निकलती है, एंड यू हैव स्टडीड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर मेरे पास एक बलून है, मैंने उसमें एयर फिलअप कर दिया, और वो बलून का मुंह पीछे से छोड़ दिया, मैंने खोल दिया, सपोज दिस इज अ बलून, इन्फ्लेटेड बलून, ये बलून में एयर भरा मैंने, अभी उसको पकड़ के रखा, फिर जैसे मैंने छोड़ दिया उसका मुंह, तो ये यहाँ से एयर बाहर निकलेंगी, और जब ये एयर बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, जब एयर बाहर निकलेगी, इधर एक्शन हो रही तो इधर रिएक्शन होगा, और ये बलून आगे बढ़ेगा, बलून अपने आप आगे बढ़ेगा, इधर से धुआं निकल रहा तो वो आगे बढ़ेगा। रिमेंबर यहाँ वैक्यूम भी है, अगर ऐसा नहीं कि ये एयर से टकरा रहा हूँ और एयर की वजह से आगे धक्का दे रहा, वो जब ये एयर बाहर निकल रही तो उसको आगे पुश देती है ये, ठीक है। हमने स्विमिंग में भी देखा है, हम पानी को पीछे धकेलते हैं, हम लोग आगे जाते हैं, तो जो चीज पीछे पुश ले रही कोई चीज का, तो उसको आगे भी धक्का मिलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े, मसल वेलोसिटी, वो बुलेट फायर करते समय भी पीछे धक्का लगता है। स्विमिंग का एग्जांपल पढ़े आपने, बर्ड्स का न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करते हैं, एयर को नीचे दबा रहे तो वो ऊपर जा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। स्पेस में भी न्यूटन का लॉ फॉलो होता है जहां वैक्यूम होता है। तो सी, मैं अपने बुक से पढ़ता हूँ। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट्स इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। The functioning of the satellite launch vehicle is based on Newton's third law of motion. ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। To every action there is an equal and opposite reaction, equal in magnitude and opposite in direction. इसके एग्जांपल्स आपको बचपन से मालूम है, रॉकेट जलाते हैं हम तो ऊपर उड़ जाता है, दिवाली वाला फायर क्रैकर, और ढेर सारे एग्जांपल्स आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो। The launch vehicle uses specific type of fuel. The gas produced due to combustion of the fuel expands due to its high temperature and is expelled forcefully through the nozzles at rear side of the launch vehicle. आपने देखा है बोट वगैरह, नाव वगैरह में से भी पीछे से प्रेशर से गैस या पानी निकलता है, नाव आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सॉलिड फ्यूल रहेगा, और उसको ऑक्सीडाइज करने, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन रहेगी। वो फ्यूल जब जलेगा तो उससे हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और हॉट गैसेस एक्सपैंड होगी, और हाई प्रेशर से वो गैस नीचे निकलेंगी, और जितने हाई प्रेशर से गैस नीचे निकलेंगे उतना ये रॉकेट जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऊपर जाएगा। As a reaction of this, a thrust acts on the vehicle. Thrust यानी force, उस पर force act होगा, रॉकेट ऊपर जाएगा, which drives the vehicle high into the space. The structure of the launch vehicle is decided by the weight of the satellite. हाँ, लॉन्च व्हीकल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो
सैटेलाइट के वेट पे डिपेंड करता है, ये सैटेलाइट कितना भारी है। अगर बहुत हेवी सैटेलाइट हमको भेजना है तो इसमें हम फ्यूल टैंक ज्यादा लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इतना हेवी है, उसको हाई वेलोसिटी से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। और हल्का फुल्का है तो 2 ही फ्यूल टैंक्स लगा दिए तो भी काम जम जाता है। और दूसरा, कौन से ऑर्बिट पे लॉन्च करना है, बहुत ऊपर के ऑर्बिट पे ले जाके घुमाना है उसको, जियो स्टेशनरी वाला 35,780 किलोमीटर पे ले जाना है। तो अगर ऑर्बिट बहुत ऊपर है, अगर बहुत ऊपर के ऑर्बिट में ले जाना है तो नंबर ऑफ फ्यूल टैंक्स हमको ज्यादा रखना पड़ेगा, और पास के ऑर्बिट में भेजना है तो कम फ्यूल टैंक्स में भी काम जम जाता है। और ये फ्यूल टैंक्स को ना हम स्टेज बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। और ड्यूरेशन भी आता है इसमें, मिनिमम 2 स्टेजेस होना जरूरी है रॉकेट को लॉन्च करते समय, लॉन्च व्हीकल को, क्योंकि 2 स्टेजेस से कम है तो क्या होगा, सैटेलाइट ऊपर हाइट तक पर्टिकुलर पहुंच ही नहीं पाएगा और के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर निकल ही नहीं पाएगा, और 2 स्टेजेस का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो और उसको वापस खींच के गिरा देंगे और पर, तो ऐसा नुकसान हो सकता है। इसलिए मिनिमम 2 स्टेजेस जरूरी है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज डिसाइडेड बाय, रॉकेट की कितनी स्टेजेस होगी वो 2 बातों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, वेट ऑफ द सैटेलाइट, जो ऊपर टिप पे जो सैटेलाइट रखा है इसका वेट कितना है, और स्पेस में जो अर्थ के चक्कर लगाता है वो सिर्फ सैटेलाइट ही चक्कर लगाता है, फ्यूल टैंक्स टूट के गिर जाते हैं। एंड द टाइप ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में जाएगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई ऑर्बिट, लो ऑर्बिट, कहां जाएगा। द फ्यूल ऑफ द व्हीकल आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर, और कितने फ्यूल भरना है उसमें, कितने टैंक्स लगाना है, ये भी हाइट पर और वेट पर डिपेंड करता है। द फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल, ये जो पूरा रॉकेट होता है सैटेलाइट हल्का रहता है, ये जो फ्यूल टैंक्स होते हैं उसके कारण उसका वेट टोटल बढ़ जाता है, फ्यूल टैंक्स के कारण। Thus the vehicle has to carry a large weight of the fuel with it, तो इसीलिए रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो बहुत हेवी वेट लेके उसको ऊपर उड़ना पड़ता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, लॉन्च व्हीकल्स विद मोर देन 1 स्टेज आर यूज्ड, इसीलिए क्या करते हैं रॉकेट के स्टेजेस, एक ही इतना बड़ा फ्यूल टैंक लगा देते थे चारों के बराबर, तो बहुत हेवी हो जाता था। ये टुकड़े टुकड़े में क्यों लगाते, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेज का फ्यूल इग्नाइट होगा तो ये रॉकेट को इनिशियल थ्रस्ट देगा, ऊपर जाएगा और के एटमॉस्फेयर के ऊपर, और जब इसका फ्यूल टैंक खत्म हो जाएगा, फर्स्ट का फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो फर्स्ट टैंक टूट के गिर जाएगा। कहां गिरेगा, कहां गिरेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आदमी है रेलवे पटरी के पास बैठा है फोन लगा के डिजिटल इंडिया और वो अपना कुछ काम कर रहा है, उसके सिर पे गिरेगा, नहीं, वो जो है ऐसी जगह गिरेगा जो अनपॉपुलेटेड एरिया है या समुद्र में गिरेगा, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च ही ऐसी जगह से करते हैं कि वो स्टेज गिरे तो किसी को नुकसान ना हो। तो मेरी बात का मजाक से मैं कुछ बोल देता हूं, बुरा मत मानना। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, लॉन्च व्हीकल्स विद मोर देन 1 स्टेज आर यूज्ड। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस्ड स्टेप बाय स्टेप, तो कुछ हाइट पर जाने पर फर्स्ट स्टेज टूट के गिर जाती है, उसके ऊपर गया तो सेकंड स्टेज टूट के गिर जाती है, फिर थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और जैसे फोर्थ स्टेज टूट के गिरेगी तो सैटेलाइट पलट जाएगा और फिर अपना ऑर्बिट में घूमना चालू कर देगा। एंड ऑर्बिट में सैटेलाइट को घूमने के लिए कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता, रिमेंबर उसको कोई पेट्रोल डीजल फ्यूल की जरूरत नहीं है। सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है उसमें उसको कोई काम नहीं करना पड़ता, क्यों, क्योंकि सैटेलाइट मान लो गोल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सैटेलाइट गोल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फोर्स किधर खींच रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहा है, और सैटेलाइट जा रहा किधर इधर, तो इसके ध्यान से समझो, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सैटेलाइट इज हियर स्ट्रेट, ऐसा हर बार जब भी यहां रहेगा तो यहां भी स्ट्रेट हो जाएगा। आपको मालूम है सर्कल जो है स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है, तो सैटेलाइट स्ट्रेट जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, और आप 9 में पढ़ चुके, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, तो कितना भी फोर्स और उसको कितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी, वो कितना भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है। the angle between the direction of force and direction of displacement is 90 degree, and cos 90 0 होता, तो force into displacement into 0 यानी वर्क डन is 0। तो सैटेलाइट जब आपके गोल घूम रहा है तो उसमें वर्क डन 0 हो रहा है, अब वर्क डन 0 हो रहा है तो एनर्जी 0 लगती है। और दूसरी बात कहते हैं कि स्पेस में वैक्यूम भी है तो एयर का भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, तो सैटेलाइट को कोई एनर्जी घूमने के लिए नहीं लगती है, बस एक बार लॉन्च करा के सही ऑर्बिट में डाल दो उसको। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ लॉन्च व्हीकल हैविंग 2 स्टेजेस, मान लो 2 स्टेजेस वाला हमने लॉन्च व्हीकल रॉकेट बनाया है। फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल द फ्यूल एंड द इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज्ड, इंजन एंड फ्यूल फर्स्ट स्टेज का हम यूज करेंगे। दिस गिव्स अ स्पेसिफिक वेलोसिटी टू द व्हीकल, इससे फर्स्ट स्टेज का जब फ्यूल इग्नाइट होता है, फर्स्ट टैंक का जब फ्यूल जलेगा तो रॉकेट को ऊपर धक्का मिलेगा और रॉकेट एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाएगा। एक्चुअली व्हीकल बोलना चाहिए लेकिन मैं इजी लैंग्वेज में रॉकेट बोल रहा हूं। Once the fuel in this first stage is exhausted, the empty fuel tank and the engine are detached from the main body of the vehicle.
तो जो इंजन है और रॉकेट, अच्छा इसके बाजू में जो ना इंजन भी लगाते हैं, आई विल शो यू द पिक्चर। आपके पास तो टेक्स्ट बुक होती है, फिर भी स्टिल आई विल शो यू। क्या देखो, इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल, जिससे इनिशियल थ्रस्ट, इनिशियल धक्का ऊपर जाने मिलता है। और ये इतने सारे बाजू बाजू में बूस्टर्स क्यों लगा दिए, छोटे छोटे, ये कितने बाजू में देखे 4-5 दिख रही है इंजन, क्यों लगा दिए? क्योंकि अर्थ में नज़दीक में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहता तो अर्थ उसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही, तो इधर से ताकत शुरू में उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, ज़्यादा फोर्स से ऊपर जाना चाहिए। बाद में ये फर्स्ट फ्यूल टैंक इग्नाइट होकर ये सब खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते एक एक स्टेज की बारी आएगी। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो पहले फर्स्ट फ्यूल टैंक टूट के गिर जाएगा कहीं पर पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद। फिर क्या होगा, वंस द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, द एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड द इंजन आर डिटैच्ड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द व्हीकल एंड फॉल आइदर इनटू अ सी और ऑन एन अनपॉपुलेटेड लैंड। ये आंसर का पार्ट है। अनपॉपुलेटेड लैंड जहां कोई नहीं रहता वहां जाके गिरेगा ये, या तो फिर समुद्र वगैरह में गिर जाएगा। As the fuel in the first stage is exhausted, the fuel in the second stage is ignited. ये ऑटोमेटिक अरेंजमेंट होता है, जैसे फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म हुआ ये टूट के गिर जाएगा, सेकंड स्टेज का फ्यूल चलना चालू हो जाएगा। The weight now being reduced, अब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज टूट के गिर गया तो टोटल वेट ऑफ द सैटेलाइट एंड रॉकेट कम हो गया, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फ्यूल टैंक का फ्यूल का भी वेट कम हो गया, वो भी जल के खत्म हो गया, प्लस में टैंक का जो वेट था, टैंक का जो टिन टप्पर मटेरियल एल्यूमिनियम जिसका भी बनता है मटेरियल, वो टूट के गिर गया, उसका भी वेट कम हो गया। द व्हीकल कैन मूव विद हायर स्पीड, तो इसलिए अब उसका वेलोसिटी और बढ़ जाता है, और ग्रेविटेशन से भी थोड़ा वो डिस्टेंस बढ़ गया, और ये फ्यूल टैंक भी टूट गया तो उसका वेलोसिटी अब बढ़ जाएगा। Almost all vehicles are made of either 2 or more stages. हाँ, ये डिवीजन पूछा है नवनीत डाइजेस्ट में, और वैसे टेक्स्ट बुक के पीछे भी पूछा शायद। मिनिमम 2 स्टेजेस जरूरी है, 2 फ्यूल टैंक्स कम से कम जरूरी है। उससे कम अगर रखते, एक ही फ्यूल टैंक रखते छोटा सा, तो वो कुछ हाइट तक जाएगा और फिर वापस आके पैराबोलिक पाथ यू टर्न मार के और पे गिर जाएगा और नुकसान हो जाएगा। As an example, the structure of a polar satellite launch vehicle, polar satellite launch vehicle, अगर हम चाहते कि कोई सैटेलाइट नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊपर गोल गोल घूमता रहे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में या सर्कुलर ऑर्बिट में नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पर घूमता रहे, तो हम उसके लिए PSLV भेज से उसको लॉन्च करते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च, अपने इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बनाया है। The launch vehicles are costly because they can be used only once. ये जो रॉकेट वाला सिस्टम है ये बहुत महंगा पड़ता, क्यों? क्योंकि फ्यूल टैंक्स टूट के गिर जाते, रॉकेट सैटेलाइट तो ऑर्बिट में घूम जाता, लेकिन 4-4 फ्यूल टैंक्स टूट के गिर जाते और वो रीयूज नहीं कर सकते, बस एक बार यूज कर लिए खत्म, यूज एंड थ्रो होते, तो इससे नुकसान होता है। तो यूएसए ने क्या किया, इन्होंने स्पेस शटल बनाया जो सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करके वापस आ जाता है अर्थ पर, और एक एरोप्लेन की तरह लैंडिंग वगैरह करके फिर वो अर्थ पर फिर से चलने लग जाता है। ठीक है, मैं उसका आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा उस टॉपिक उसका। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक यूट्यूब से ही वीडियो दिखाता हूँ, एनिमेटेड वीडियो अबाउट हाउ अ स्पेस शटल गोज इनटू द स्पेस। रॉकेट का मैंने आपको बता दिया, लॉन्च व्हीकल में स्टेजेस टूटकर गिर जाते हैं, नुकसान होता है। स्पेस शटल रीयूजेबल होता है, देखो इसको। Reusable low Earth orbital spacecraft. The space shuttle was commissioned by NASA in the late 1960s as a solution to reduce the cost of spaceflight by making spacecraft reusable. It was the world's first spacecraft of this type. The shuttle had several uses, carrying astronauts or large payloads like satellites and components for repair or expansion of other spacecraft. Astronauts could also do experiments on board while in space. The 3 parts that made up the space shuttle were the orbiter, the part that resembles an aeroplane, the large orange external tank, and 2 solid rocket boosters. The entire space shuttle stood at a height of 184.2 feet, or 56.1 meters, while the orbiter had a length of 122 feet 2 inches, or 37.24 meters. A wingspan of 78 feet 6 inches, or 23.79 meters, and a crew capacity of 6 to 8 astronauts. 6 orbiters were built in Palmdale, California by the Rockwell International Company, which were the Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, and Endeavour. During liftoff, the solid rocket boosters and the main engines on the orbiter blasted off from Earth. The 2 solid rocket boosters dropped off after the first 2 minutes of launch, fell into the ocean, and were picked up by boat for reuse for a future flight.
The external tank provided the liquid hydrogen fuel and liquid oxygen oxidizer to the orbiter's engines. It would drop off once it had provided all its fuel and break up over the Earth's atmosphere, therefore making it unable to be reused. When the shuttle orbiter returned to Earth, it landed like a glider on a runway, using landing gear and a parachute to slow it down. The first Space Shuttle Orbiter Enterprise was constructed in 1976, but had no orbital capabilities and was used for approach and landing tests. The first orbital mission, STS-1, was on April 12, 1981, coincidentally on the anniversary of the first human spaceflight. It would see the orbiter Columbia orbit the Earth 37 times and return on April 14th. From then on, the shuttles conducted cutting-edge research and launched satellites into space. On January 28, 1986, on its 10th flight, the Space Shuttle Challenger broke apart 73 seconds into its flight, killing all 7 crew members on board. A later disaster would also happen on February 1st, 2003, when Columbia ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे सी स्पेस शटल के बारे में. ये जो एरोप्लेन जैसा दिखाई दे रहा, दिस इज़ द स्पेस शटल. ये रेड वाला जो ऑरेंज वाला जो है, दिस इज़ द मेन फ्यूल टैंक. एंड ये बाजू में जो दिख रहे हैं ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है. ठीक है, ये उसको और ऊपर जाने में मदद करते हैं. फिर दिस गोज़ अप ऑर्बिट, सैटेलाइट को ऑर्बिट में घुमा के ये वापस आ जाता है. जैसे अभी आपने देखा एरोप्लेन की तरह लैंड करके जो ऑर्बिटर होता है वो वापस आ जाता है एंड इट कैन बी रीयूज्ड. इससे हमारा खर्च बच जाता है. लेट्स प्रोसीड टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट थिंग इज द रॉकेट. ऑलवेज रिमेंबर, मेक एडिशनल इंफॉर्मेशन हियर. द रॉकेट इज अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज्ड इन दिवाली. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉन्चर. दिवाली में जो देखते हैं ना आप, रॉकेट उड़ा देते हैं, तो वो भी एक टाइप का लॉन्चर ही है. फ्यूल जो इसमें जलाया जाता है वो फ्यूज एंड रॉकेट वाला जो है स्काई में इसको प्रोजेक्ट करते हैं. सिमिलरली इफ अ बलून इज ब्लोन एंड रिलीज्ड विद इट्स ओपन एंड ओपन, द एयर इन द बलून इज फोर्सफुली इजेक्टेड एंड बलून इज पुश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है. अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम द अर्थ. क्या हम सिर्फ अर्थ पर ही रुके रहेंगे? नहीं, हमको अर्थ से दूसरे जगह भी जाकर के वहां भी हमारे मिशन है. आवर चैप्टर इज स्पेस मिशंस प्लूरल. सो सी आई एम ऑन पेज 141. As we have space missions away from Earth, as we have seen above, artificial satellites are being used for making our life more and more enriched. However, in the previous standard, we have learned and forgotten probably about how the telescopes aboard artificial satellites are used to gather information about various objects in the universe. Similarly, some space missions are used to gain further knowledge about the universe. In these missions, spacecrafts are sent to nearby objects in the solar system to observe them very closely. New information has been obtained from such missions and it is helping us to understand the creation and evolution of our solar system. For such missions, the spacecraft must escape the Earth's gravitational force to travel into the space. To achieve this, the initial velocity of the moving object must be greater than the escape velocity, which we have already learnt in gravitation chapter number 1. तो formula for escape velocity क्या है? We have already studied, students, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. We have already studied the formula for escape velocity. और कंफ्यूज मत होना, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h. अगर हाइट पर है, अगर हाइट 0 और के सरफेस के पास दूंगा तो h का वैल्यू 0 रखते हैं. दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड वी एस्केप वेलोसिटी जो है दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी विद व्हिच द सैटेलाइट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. जितनी वेलोसिटी से सैटेलाइट गोल घूमता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी है. और जितनी वेलोसिटी दो और सैटेलाइट भागी जाए अर्थ को छोड़ के हमेशा के लिए, तो उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं. और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm अपॉन r. यानी और r यानी अर्थ के सरफेस से अगर लॉन्च कर रहे तो हम वहां पर r रखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर ये इफ दिस इज द अर्थ और अर्थ के ऊपर यहाँ एक सैटेलाइट रखा हुआ है,
अब मुझे इसको स्पेस में भेज देना है, ऐसा जगह भेज देना कि ये कभी वापस ही ना आए, हमेशा के लिए भेज देना है। तो मैं इसको कितनी वेलोसिटी देकर भेजूंगा? तो इफ आई पुट ऑल द वैल्यूज, आपको मालूम है हमारी वैल्यूज क्या क्या होती है। 2 इंटू जी का वैल्यू 6.673 इंटू 10 3 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kilogram square. Mass of the earth is nearly 6 into 10⁻24 kilograms. Radius of the earth is 6400 किलोमीटर होता है, मीटर में कर देंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद 6400 किलोमीटर मीटर हो गया। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारा आंसर आता है 11.2 नियरली 11.18 लिया बुक ने, मैं उसको 11.2 कर देता हूँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आप चाहते हो कि कोई चीज अर्थ से हमेशा के लिए गायब हो जाए, अगर मैं चाहता हूँ कि पेन मुझे कभी अर्थ पर दिखाई ना दे, अगर मुझ में इतनी ताकत है, मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पर सेकेंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से पेन को ऐसा फेंक दूंगा अर्थ से, तो अर्थ पे ये कभी वापस नहीं आएगा पेन। इतने फास्ट एस्केप वेलोसिटी, ये एस्केप हो जाएगा, भाग जाएगा। अच्छा बताओ, हाथी को अर्थ से भेजना है स्पेस में और एक चींटी को भेजना है, किसको ज्यादा वेलोसिटी देके भेजना पड़ेगा? तो सबकी सेम रहेगी, बिकॉज एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लेनेट। अर्थ से फेंक रहे तो अर्थ का मास जी और रेडियस ऑफ द प्लेनेट, यानी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप अंसार सर को फेंक दो स्पेस में या एजाज सर को फेंक दो, अंसार सर हल्के, एजाज सर थोड़े भारी है कंपैरेटिवली, दोनों को फेंकना है अगर स्पेस में तो सेम स्पीड से फेंकना पड़ेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो हम अर्थ पे कभी वापस नहीं आएंगे फिर। तो ये बात आपको समझ गई होगी। स्पेस में अगर जाना है तो इतनी वेलोसिटी हमको मिनिमम देना पड़ता है, इससे ज्यादा दे दिए तो अच्छी बात है। और मून की एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है, इट इज नियरली 2.5 या 3 पॉइंट समथिंग है, इसलिए मून से पूरी गैसेस भाग गई और मून का एटमॉस्फेयर ही नहीं है। डू यू नो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, the astronomical object closest to the earth is the moon. Light takes 1 second to reach from the moon to the earth. मून से अर्थ पर लाइट को आने के लिए नियरली 1 सेकंड लगता है, यानी अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो हम मून पर 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे नियरली। लेकिन स्पेसक्राफ्ट बहुत धीरे ट्रेवल करता है कंपैरेटिवली इसके स्पीड से, लाइट की स्पीड से, इसीलिए हमको ज्यादा टाइम लगता है। और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम जो लगा है स्पेस में मून पर जाने के लिए वो 8 hours and 36 minutes है। 8 घंटे 36 मिनट में मून पर गए हैं, सबसे मिनिमम टाइम। इससे ज्यादा टाइम में भी लोग पहुंचे हैं वहां पर, लेकिन ये मिनिमम टाइम है ऐसा माना जाता है। अब मून मिशंस के बारे में पेज 142, It's 37। मैं सोचता हूँ 10 मिनट्स में ही हमारा हो जाए तो पूरा चैप्टर ही थियरी कंप्लीट हो जाएगी। मून मिशंस, सिंस द मून इज द क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू अस, हमारे सबसे पास में कौन है? मून है। नियरली 3,84,000 किलोमीटर दूर है मून हमसे, तो सबसे नजदीक तो मून ही पड़ता है। द फर्स्ट स्पेस मिशंस टू ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम वर द मिशंस टू द मून। तो सबसे पहले हमारा एम था टारगेट मून पर जाने का। सच मिशंस हैव सो फार बीन एग्जीक्यूटेड बाय यूएसए, अमेरिका वाले यूएसए वालों ने भी कोशिश की वहां जाने का, सोवियत यूनियन यानी रशिया जो यूएसएसआर था उस जमाने में, यूरोपियन कंट्री चाइना, जापान एंड अपने कंट्री इंडिया ने भी मून पर जाने के मिशंस डिसाइड किए। द स्पेसक्राफ्ट इन द लूना सीरीज, लूना, रिमेंबर लूना जो है मून का एडजेक्टिव फॉर्म लूनर होता है। वो किसी को दिमाग पागल हो गया तो बोलते हैं लूनेटिक हो गया, मून का स्ट्रक बाय मून, तो मून का ही एडजेक्टिव लूना होता है। पुराने जमाने में लूना गाड़ी भी आती थी, तो लूना का मतलब मून होता है। तो लूना सीरीज है ना, मून पर एक के पीछे जाने का एम भेजे थे, स्पेसक्राफ्ट भेजे थे। किसने? रशिया ने। लूना 2, पहले लूना 1 भेजे यानी स्पेसक्राफ्ट भेजे मून पर, फिर सेकेंड टाइम भेजे 1959 में, सॉरी लूना 2 लॉन्च्ड इन 1959 वाज द फर्स्ट सच एयरक्राफ्ट। पहला स्पेसक्राफ्ट, सॉरी एयरक्राफ्ट नहीं, स्पेसक्राफ्ट पहला 1959 में लूना 2 भेजे थे। After that, till 1975, 15 spacecrafts made chemical analysis of the moon and also measured its gravity, density and radiations. तो उसके बाद 15 स्पेसक्राफ्ट मून पर गए, मून का ग्रेविटी चेक किया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से नियरली 6 टाइम्स, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नियरली 6 टाइम्स वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मून से पत्थर भी जमा करके लाए वहां से बोरी में भर के, और ये भी पता चला कि मून पर एक बार मून को एक भूकंप यानी मून कंप आया था एक बार, और वहां पर एक फॉल्ट लाइन बनी है। मून के डायामीटर के पास क्रैक बना हुआ है बहुत दूर तक, उसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। इससे पता चलता है कि मून पर भूकंप आके वो एक बार क्रैक हुआ था मून, और वहां से पत्थर के सैंपल्स वगैरह भी लाए हैं, केमिकल्स लाए, उस पर रिसर्च भी बहुत कुछ किया गया है। ऑल दीज मिशंस वर अनमैन्ड,
लेकिन वो जो मिशन थे वो अनमैन्ड थे, यानी ह्यूमन बींग्स को नहीं भेजा गया था उसमें। पहले जो ये मिशन थे, अच्छा मैंने जो कहा पत्थर लाए वगैरह, वो सब अनमैन्ड वाले मिशन की बात चल रही है, बाद मैन वाले में लाए थे। अमेरिका ऑल्सो एग्जीक्यूटेड मून मिशन फ्रॉम 1962 टू 1972। ये 10 साल में अमेरिका ने भी बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट मून पर भेजे। इन मिशंस की स्पेशलिटी ये थी कि इनमें से कुछ में मैन मिशन थे, इनमें ह्यूमन बींग्स को ऊपर भेजा गया था। जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू, ऐसा कहा जाता है कि 1969 में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर कदम रखे यानी ठीक है पहुंचे, क्योंकि वहां कदम ठहरते ही उछलना रहता है, ग्रेविटी बहुत कम है। इन 2008 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड चंद्रयान 1। अपन लोग ने अपने इंडिया ने भी चंद्रयान 1 वहां पर लॉन्च किए गए थे एंड प्लेस्ड इट इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द मून। लेकिन उससे हमको 1 साल तक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, चंद्रयान मून के चक्कर लगा रहा था, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया और फिर हमको उसके लिए दूसरा भेजना पड़ा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग दिस मिशन वाज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो चंद्रयान पार्ट 1 से हमको पता चला कि मून पर पानी के होने के चांसेस दिखाई दिए, बट ऑक्सीजन की रिमेंबर लाइफ जो है वो अर्थ पर ही हो सकती है, बाकी जगह पॉसिबल नहीं है, ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का कहना है। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर दिस। अपने इंडिया के लोगों ने वो पता किया था कि वहां पानी की पॉसिबिलिटी है। फिर है मार्स मिशन, मंगल मिशन, नेक्स्ट टू द मून। अब एक्चुअली टाइम कम बचा तो थोड़ा फास्ट ले रहा हूं और ये सब समझाने वाली चीजें नहीं, दीज आर ऑल वेरी इजी। नेक्स्ट टू द मून, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज द मार्स। मून के बाद हमारे लिए सेकंड नंबर पर जो आता है नजदीक, दैट इज द मार्स प्लैनेट। मेनी नेशंस सेंट स्पेसक्राफ्ट टू द मार्स। मार्स मिशन इज डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट हाफ द मिशंस वर अनसक्सेसफुल। मार्स पर जाना इतना आसान नहीं है, लगभग आधे मिशंस तो अनसक्सेसफुल हो गए, फेलियर्स हो गए। हाउएवर इसरो ने बहुत अच्छा काम किया अपने इंडिया का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग को इस पर गर्व होना चाहिए, अपने देश पर, अपने देश के साइंटिस्ट पर, और हम लोग ने भी कुछ कर दिखाने का अपने आप में एक एम रखना चाहिए। लो एम इज अ सिन। तो स्पेसक्राफ्ट जो हमने भेजा था उसका नाम था मंगलयान। मंगल इज मार्स को, प्लेनेट को हिंदी मीडियम में मंगल कहते हैं, एंड यान यानी स्पेस शटल। द स्पेसक्राफ्ट मंगलयान मेड बाय इसरो यूजिंग मिनिमम एक्सपेंसेस, बहुत कम खर्च में हमने काम किया। नवंबर 2013 में इसको मार्स के अराउंड गोल चक्कर लगाने में हमने लगा दिया, और वो एंड वाज प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट। लॉन्च किया 2013 एंड वाज प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड द मार्स इन सितंबर 2014। नवंबर 13 से फिर सितंबर 2014 में मून के मार्स के चक्कर लगाना इसने स्टार्ट किया। इससे हमको इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ मिली और एटमॉस्फेयर के बारे में भी मून के पता चला। अब ये अपने इंडिया के साइंटिस्ट्स के बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। Astronauts. Rakesh Sharma was the first Indian to travel to space. He went into space along with 2 Russian astronauts under the joint Indo-USSR. USSR is United Soviet Social Republic, यानी रशिया है समझो। इनके साथ ये 8 दिन तक वहाँ रुके थे राकेश शर्मा, ठीक है। फिर कल्पना चावला, इन्होंने इंजीनियरिंग एंड एरोनॉटिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी किया। 1988 में इनको डॉक्टरेट PhD मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से, और ये 336 आवर्स तक स्पेस में रही है, और स्पेस से अर्थ पर वापस आते समय 1 फरवरी 2003 को इनका स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोड हो गया कोलंबिया, और इनका वहाँ पर देहांत हो गया। देन सुनीता विलियम्स, शी ट्रेवल्ड इनटू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मैंने कहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक 5 BHK फ्लैट की तरह है जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है। वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स ठहरते हैं, रिसर्च करते हैं, और ये अर्थ से पूरा भेजा नहीं गया इसको, वहाँ जाकर उसको बनाया गया, यानी उसको अरेंज किया गया वहाँ जाकर। तो ये 2006 में डिस्कवरी इन 2006 स्पेस शटल का नाम डिस्कवरी था, और ये 29 आवर्स तक स्पेस स्टेशन के बाहर इन्होंने काम किया। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 192 डेज वहाँ पर रुककर। सुनीता विलियम्स, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। मिशन टू अदर प्लैनेट्स, many missions have been executed to study other planets also. In some of these missions the spacecraft orbited the planet. कुछ प्लैनेट पर लैंड हुए और कुछ प्लैनेट के बाजू से पास हो गए। Additionally, spacecrafts have been sent to observe asteroids and comets. Asteroids बड़े बड़े पत्थर है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्लैनेट्स के गोल घूमते रहते हैं, खास करके अर्थ और मार्स के बीच में बहुत सारे हैं, और हम उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ताकि हमको स्टार्स का एवोल्यूशन, ये स्टार्स कहाँ से आए, कैसे दुनिया कैसे बनी, कब खत्म होगी, कैसा चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया आना चाहिए, ऐसा कोशिश कर रहे लोग।
पेज नंबर 143, द लास्ट पेज, इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। अपना क्या रोल है स्पेस टेक्नोलॉजी में? इंडिया ऑल्सो हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिमेंबर, साइंस यानी थियोरेटिकल नॉलेज और टेक्नोलॉजी यानी साइंस को पढ़ के जो कुछ हम बनाते हैं उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो साइंस थियरी को कहते हैं और टेक्नोलॉजी उसका एप्लीकेशन, उसका यूज है। ठीक है, सिर्फ अगर मुझे नॉलेज है मान लो तो मैं ओनली साइंस का टीचर बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं कुछ पैटेंट, कुछ चीजें बना लेता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ रिसर्च कर लेता हूँ, पैटेंट बना लेता हूँ, तो मैं टेक्नोलॉजिस्ट भी कहला सकता हूँ फिर। सो वेरियस टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, बीएससी में और एमएससी में जो थियरी ज्यादा पढ़ाते हैं साइंस वगैरह का, लेकिन इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल ज्यादा करवाते हैं। तो इंजीनियरिंग यानी एक से हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, और बीएससी वगैरह में साइंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। Various types of launch vehicles have been developed to put satellites up to 2,500 kilograms. 2,500 किलोग्राम के सैटेलाइट भी हमने स्पेस में लॉन्च किए हैं। हमारे पास दो लॉन्चर्स है, दो टाइप्स के रॉकेट्स है हमारे पास। एक है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और दूसरा GSLV है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी यानी अगर इक्वेटोरियल प्लेन में 35,780 किलोमीटर हाइट पर भेजना तो हम GSLV यूज करते हैं। पोलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट को घुमाना है, नॉर्थ पोल के ऊपर, नॉर्थ साउथ पोल के अराउंड घुमाना है, तो हम PSLV यूज कर लेते हैं जनरली। So these are two important launchers of our country. The scientific and technological achievements of our country in this field have significant contribution to the national and social development. अपने देश का मिलिट्री एंड समाज का भी बहुत कल्याण हुआ इससे। इनसैट एंड जीसैट सैटेलाइट सीरीज, इनसैट 1, 2, 3, जीसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये भी एक्टिव टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में हमको हेल्प कर रहे हैं। टेलीविजन के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मौसम की जानकारी हमको मिल रही है। टेलीविजन, टेलीफोन और इंटरनेट जो अपने इंडिया में हम सबको जो मिल रहा है, ये अपने इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू मिल रहा है। एजुसैट नाम का भी सैटेलाइट सीरीज हमने, सीरीज है ना, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स हमने स्पेस में लॉन्च किए ताकि एजुकेशनल हमको इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचा सके। IRS जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है, ये नेचुरल रिसोर्सेज पता कर रहा है कि अपने इंडिया में कहाँ की जमीन में सोना ज्यादा मिलेगा, या कहाँ की और पेट्रोल डीजल जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो कहाँ कितना मिल सकता है, उसका हमको एक एस्टिमेट मिलता है। टू एग्जैक्टली लोकेट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, द IRNSS सैटेलाइट सीरीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। और अगर हमको किसी का एड्रेस चाहिए पर्टिकुलर, उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहाँ है, उसको वो पता करने के लिए भी हमारे पास IRNSS सैटेलाइट है। अब ये देखो, अगर ये अर्थ है समझो, ये अर्थ का सेंटर है और ये इक्वेटर है, और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ समझो, तो मैंने कितना डिग्री एंगल बनाया अर्थ के इक्वेटर से? 30 डिग्री। तो इसको बोलेंगे आंसर सर 30 डिग्री लैटिट्यूड। 30 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब क्या है? एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटर से अगर मैं यहाँ पर हूँ अगर तो 30 डिग्री लैटिट्यूड, अगर मैं यहाँ हूँ तो समझो 45 डिग्री, अगर मैं नॉर्थ पोल पर हूँ तो 90 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे उसको। लैटिट्यूड का मतलब क्या है? इक्वेटर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इससे कितने डिग्रीज का एंगल बना है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन होती है। खैर इसका तो हमारा हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है इतना डिटेल में पढ़ना। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। उससे पहले मैं स्पेस डेब्री पढ़ लेता हूँ, कहीं अपना वीडियो खत्म ना हो जाए उसका टाइम लिमिट। स्पेस डेब्री एंड इट्स मैनेजमेंट। इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए, ये देश वो देश, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, जो भी होंगे अलग अलग कंट्रीज, कि इतने सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड घूम रहे कि वहाँ कचरा हो गया। कुछ सैटेलाइट तो खटारा हो गए और कुछ अभी भी घूम रहे, तो नुकसान भी हो सकता है टक्कर। देखो, स्पेस डेब्री एंड इट्स मैनेजमेंट। डेब्री यानी गार्बेज। In addition to artificial satellites, some other objects also are revolving around the Earth. It includes non-functional satellites. कुछ satellites काम नहीं करते फिर भी घूम रहे बिन फालतू में, फुकट में एनर्जी तो कोई लगती नहीं, घूम रहे। Parts of the launcher detached during the launching, और कुछ फ्यूल टैंक्स भी ऊपर जाकर 4th नंबर का जो फ्यूल टैंक है, या ऐसे जो आखिरी के जो फ्यूल टैंक्स है वो भी खाली टैंक्स घूम रहे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो चीज चम्मच फेंक दो, बर्तन फेंक दो, हर चीज घूमने लग जाती है, गोल घूमते समय फेंक दिए तो। सो ये सब भी वहाँ घूम रहा है। लॉन्चर यानी रॉकेट के कुछ पार्ट्स घूम रहे हैं, और सैटेलाइट्स की टक्कर होने से जो टुकड़े कचरा हो गया, वो भी धूल डस्ट कचरा वो भी घूम रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन मेड इन 2016, देयर आर अबाउट 2 crore pieces of length more than 1 centimeter। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज के लेंथ के कम से कम 2 करोड़ टुकड़े घूम रहे हैं स्पेस में और क्या अराउंड। All this is
इज नथिंग बट डेब्रिस इन स्पेस। ये सब क्या है? स्पेस में गार्बेज हो रहा, कचरा वाला, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, अब वहां का कचरा भी जमा करना पड़ेगा हमको। दिस डेब्रिस कैन बी हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। लेकिन ये पूरा कचरा जो स्पेस में घूम रहा है, टूटे फूटे खटारा सैटेलाइट्स और रॉकेट के फ्यूल टैंक्स वगैरह, इससे हमारे अच्छे सैटेलाइट को टकराएंगे तो अच्छे सैटेलाइट्स खराब हो सकते हैं। इट कैन कोलाइड विद दीस सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स एंड डैमेज देम। हमारा स्पेसक्राफ्ट गया तो वो टकरा सकता है, दूसरे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टकरा सकते हैं। दिस डेब्रिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और सब लोग अपना अपना सैटेलाइट भेजते जा रहे हैं तो कचरा बढ़ता ही जा रहा है। Soon it will be difficult to launch new spacecraft. अब वहाँ झाड़ू लगा के कौन आएगा, तो मुश्किल हो जाएगा कचरा साफ, वहाँ मतलब नए स्पेसक्राफ्ट भेजने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑर्बिट्स में सब दूसरी चीजें घूम रही है। It is therefore essential to manage the debris. Some studies and experiments are being done with this in view. Hope that soon we will have a solution for this problem and future satellites and spacecraft will not be in any danger anymore. यानी हमारा कोशिश चल रहा है कि वहां से जो खटारा टूटे फूटे सैटेलाइट्स और रॉकेट के फ्यूल टैंक्स जो खाली वाले, ये सब चीजें हम वहां से हटा देना चाहते हैं अर्थ के अराउंड से, ताकि न्यू सैटेलाइट जो हम लॉन्च करेंगे उनको अच्छे ऑर्बिट्स, खुला मैदान मिले गोल घूमने के लिए। ऐसे हमारी कोशिश है। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में सुन लो। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अपने इंडिया में स्पेस रिसर्च में इनका रोल नंबर 1 है। His efforts led to the foundation of the Physical Research Laboratory at Ahmedabad। गुजरात में अहमदाबाद में इन्होंने सबसे पहला लेबोरेटरी बनाया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाया, इन्हीं के लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में, और फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चर जो है वो थुम्बा में एस्टेब्लिश किया गया। थुम्बा आई डोंट नो, 1963 में द लॉन्चिंग ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। अपने इंडिया ने सबसे पहला जो सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया उसका नाम आर्यभट्ट था, और ये उन्हीं के एफर्ट्स का नतीजा था, डॉक्टर विक्रम साराभाई के। ठीक है, ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने और सतीश धवन ने और एपीजे अब्दुल कलाम ने मिलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाया। लीडरशिप थी डॉक्टर विक्रम साराभाई की, सेकंड नंबर पे आते थे डॉक्टर सतीश धवन, थर्ड नंबर पर आते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन लोगों ने इसरो को बहुत आगे बढ़ाया और इस टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, स्पेस रिसर्च में अपने इंडिया को बहुत आगे ले गए। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस चैप्टर का थियरी समझ गया होगा। न्यूमेरिकल्स वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कोई अगर डाउट, डिफिकल्टी होती है तो प्लीज आस्क मी, आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम स्टूडेंट्स।